हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसवी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स की तीसरी क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति, जिसे हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कहते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आज का हम ये पहला टॉपिक है हमारा कि मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं मुद्रास्फीति को आम बोलचाल की भाषा में महंगाई कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि मुद्रास्फीति आम बोलचाल की भाषा में क्या है कि ये महंगाई से रिलेटेड है। जब किसी अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है और लोगों को पहले जितनी ही मात्रा में वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने के लिए अधिक दाम चुकाने पड़ते हैं, तो उसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो आपने देखा कि मुद्रास्फीति क्या होती है कि जब किसी वस्तु और सेवाओं में दामों की बढ़ोतरी हो जाती है और लोगों को पहले जितनी ही मात्रा में जो वस्तुएं हैं वो मिल रही हैं, पर उनके लिए जो पैसा देना पड़ रहा है वो ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इसी स्थिति को मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप जैसे देख सकते हैं कि 1997 में आटा करीब 12 रुपए किलो मिला करता था, लेकिन आज के टाइम में 1 किलो आटा खरीदने के लिए आपको 35 से 40 रुपए के बीच में देना पड़ सकता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन कहा जाता है, मतलब कि मुद्रास्फीति कहा जाता है। कि मुद्रास्फीति वो है जो किसी अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है और लोगों को पहले जितनी ही मात्रा में वस्तु खरीदने के लिए या फिर सेवा खरीदने के लिए जो है वो अधिक दाम चुकाना पड़ता है। तो इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये हमारा अगला टॉपिक है, जो कि है आम जनता पर इस मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति बढ़ने का आम जनता पर इसका खतरनाक या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं और सेवाओं के दाम तेजी से बढ़ने के कारण कई चीज़ें आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती या फिर उसकी पहुंच से बाहर होती है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी में इजाफा रुक जाता है और लोगों को उतनी ही सैलरी में गुजारा करना पड़ता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आम जनता पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो जो आम आदमी की सैलरी होती है उसमें इंक्रीमेंट या फिर जो थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ती है वो रुक जाती है, जिससे कि उतनी ही सैलरी में उसको जो है कुछ महंगे सामान भी लेने पड़ते हैं। वही सामान जो पहले वो सस्ते दामों में खरीद रहा था, अब वही सामान महंगाई की वजह से, मुद्रास्फीति की वजह से अब वो थोड़े ज़्यादा पैसे में वही सेम मात्रा में वही सामान खरीदना पड़ रहा है। इसकी वजह से उस पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं कि मुद्रास्फीति पर जो है आम जनता पर मुद्रास्फीति का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है मुद्रास्फीति कैसे की जाती है, इसकी गणना। हाउ इन्फ्लेशन मेजर्ड। तो इसमें हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है। किसी भी देश में लोगों के जीवन जीने के स्तर कई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों से प्रभावित होता है। सरकार की ओर से लोगों का औसत जीवन जीने का स्तर मापने के लिए एक सर्वे का सहारा लिया जाता है, जिसमें लोगों के द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का एक बास्केट बनाया जाता है। इसी में शामिल वस्तुओं की कीमत के आधार पर मुद्रास्फीति की जो है वो गणना की जाती है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि भारत में सरकार की ओर से दो प्रकार की मुद्रास्फीति की दर निकाली जाती है। पहला जो है वो खुदरा मुद्रास्फीति है, और जिसे हम सीपीआई कहते हैं, और दूसरा जो है थोक मुद्रास्फीति है, जिसे हम डब्ल्यूपीआई कहते हैं। ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है। तो ये दो तरह की दर निकाली जाती है हमारे भारत सरकार के द्वारा, खुदरा मुद्रास्फीति और थोक मुद्रास्फीति। अगला है मुद्रास्फीति के कारण। तो इसमें हम देखते हैं मुद्रास्फीति के क्या कारण हो सकते हैं। तो मुद्रास्फीति बढ़ने और घटने के दो प्रमुख कारण होते हैं। तो पहला कारण हम जानते हैं, जो कि है मांग आधारित मुद्रास्फीति। तो पहला कारण आता है हमारा मांग आधारित मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है, जब भी वस्तु और सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ जाती है और उत्पादन कम होता है तो इसे मांग आधारित मुद्रास्फीति जन्म लेती है। और अगर मांग कम हो जाए तो इसका उल्टा होता है, जैसे मांग कम हो जा रही है तो उत्पादन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण से हम समझते हैं कि कोरोना के बाद दुनिया में गाड़ियों की मांग तेजी से इजाफा हो गया है। इसी कारण जो है कंपनियां तेजी से गाड़ियों के दाम में बढ़ोतरी कर रही हैं। तो ये था हमारा पहला कारण, जो कि था मांग आधारित मुद्रास्फीति। अब देखते हैं लागत आधारित मुद्रास्फीति। तो लागत आधारित मुद्रास्फीति क्या होती है? तो जब भी इनपुट लागत बढ़ने के कारण वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं तो इसे लागत आधारित मुद्रास्फीति जन्म लेती है। लागत कम होने से इसका उल्टा हो जाता है। उदाहरण से हम समझते हैं कि कोरोना के दौरान आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने से स्टील की कीमतों में तेजी से इजाफा हो गया था। इस कारण लोगों के लिए इसे बनाने वाले उत्पाद जैसे सरिया आदि की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो इस तरह से ये दो कारण होते हैं। पहला है मांग आधारित मुद्रास्फीति, फिर दूसरा था लागत आधारित मुद्रास्फीति। आइए दोस्तों अब देखते हैं
अपस्फीति, जिसे हम डिफ्लेशन भी कहते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने देखा मुद्रास्फीति, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अब देखते हैं अपस्फीति मतलब डिफ्लेशन। तो ये डिफ्लेशन क्या होता है, अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि ये डिफ्लेशन क्या होता है, जिसे हम मुद्रा अपस्फीति भी कहते हैं। तो अपस्फीति आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट है, जो तब होती है जब मुद्रास्फीति की दर 0% से नीचे गिर जाती है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मुद्रा अपस्फीति क्या होती है, मतलब कि डिफ्लेशन क्या होता है कि जब आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आ जाती है, और ये तब होती है जब मुद्रास्फीति की दर जो है वो 0% से नीचे गिर जाती है। अपस्फीति स्वाभाविक रूप से तब होगी जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति सीमित होगी। तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं कि डिफ्लेशन क्या स्थिति तभी आएगा जब कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति सीमित हो जाएगी, तब डिफ्लेशन का कारण आ सकता है। अर्थव्यवस्था में अपस्फीति बिगड़ती स्थितियों को इंगित करती है। तो आप जैसे समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो है डिफ्लेशन बिगड़ती स्थितियों को इंगित करती है, मतलब कि दर्शाती है। नीचे देखते हैं कि अपस्फीति को आमतौर पर महत्वपूर्ण बेरोजगारी और वस्तुओं और सेवाओं के कम उत्पादकता स्तर से जोड़ा जाता है। तो डिफ्लेशन क्या होता है, मतलब कि देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, काम नहीं मिल रहा है, वस्तुओं और सेवाओं के कम उत्पादकता स्तर हो रहे हैं, मतलब कि वस्तुएं भी कम बढ़ रही हैं और सेवाएं भी कम दी जा रही हैं। तो इसी को अपस्फीति कहा जाता है, मतलब कि डिफ्लेशन कहा जाता है। अपस्फीति शब्द जो है वो अक्सर अपस्फीति के साथ गलत समझा जाता है, जबकि अपस्फीति एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी की संदर्भित करता है। मतलब अपस्फीति क्या है कि डिफ्लेशन क्या है, इसे नकारात्मक तौर पे लिया जाता है, पर इसका मतलब नकारात्मक नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। अपस्फीति डिफ्लेशन होता है कि अर्थव्यवस्था में, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है, उसमें सेवाएं और वस्तुएं जो है वो कम है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम उत्पादन हो रहा है सेवाओं का, वस्तुओं का। तो इस स्थिति को ही अपस्फीति कहते हैं। अपस्फीति तभी होती है जब मुद्रास्फीति धीमी दर से बढ़ती है, मतलब कि मुद्रास्फीति धीरे धीरे हो रही है, तो उसी कारण में है जो कि अपस्फीति डिफ्लेशन भी देखने को हमें मिलता है। ये अब अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है अपस्फीति का क्या कारण होता है। तो अपस्फीति का कारण समझते हैं। तो अपस्फीति के कई कारण हो सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कारण जो है वो नीचे दिए हुए हैं। जैसे कि पहला है उपभोक्ता मांग में कमी। तो उपभोक्ता मांग में कमी क्या होता है कि जब किसी उत्पाद की मांग में गिरावट आती है, तो ऐसा या तो ऊंची कीमतों या अपर्याप्त उत्पाद आपूर्ति के कारण होता है। इसे व्यवसाय को कीमतें कम करने या फिर कर्मचारियों की संख्या कम करने जैसे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप उपभोक्ता मांग की कमी में भी अपस्फीति देख सकते हैं। तो ये इसका प्रमुख कारण है जो अपस्फीति से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उपभोक्ता मांग में कमी इस वजह से देखने को मिलती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि कोई कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को बाहर मार्केट में बेचना चाह रही है, पर उसका प्रोडक्ट जो है वो बाहर मार्केट में नहीं जा रहा है। तो ये इससे क्या होगा कि कंपनी को उस प्रोडक्ट के दाम कम करने पड़ेंगे, या फिर जो कंपनी है वो अपने कर्मचारियों की संख्या कम करेगा या फिर उसकी सैलरी कम करेगा, जिससे वो कंपनी बराबर तरीके से चल सके। अगला इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है उत्पादन लागत में गिरावट आना। तो जब भी प्रमुख उत्पादन इनपुट की लागत कम होती है, तो उत्पादन लागत कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कपास की कीमतों में कमी आई, तो कपड़ों की उत्पादन लागत अंततः कम हो जाएगी। जैसी स्थिति में उत्पादक उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इससे उत्पादक की अधिक आपूर्ति हो सकती है। लेकिन अगर मांग अपरिवर्तित होती है, तो उपभोक्ता को अपने उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए व्यवसाय को अपनी कीमतों में कटौती करनी होगी। तो इस तरह से उत्पादन लागत में भी गिरावट देखने को हमें मिलती है। तो इस वाले कारण में आपने देखा कि जो एग्जाम्पल था हमारा कि कपास की कीमत में अगर कमी आती है, तो जो हम उससे बनने वाले आगे कपड़े लेंगे तो उसमें भी कमी हमें देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति में उत्पादक उत्पादन बढ़ा सकता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है, तो जो दुकानदार होंगे वो ज़्यादा मात्रा में कपड़े जो है वो खरीद लेंगे, ताकि हम अपने कस्टमर को ज़्यादा कपड़े बेच सकें। पर अगर अगर ऐसा होता है कि कपड़े नहीं बिकते हैं, मान लीजिए कि जो उसकी मांग है, उस शर्ट की मांग है, वो लोगों के द्वारा नहीं ली जा रही है, या फिर नई कपड़े आपके दुकान से खरीदे जा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ सकता है कि वही कपड़े के दाम जो है आपको कम करने पड़ सकते हैं, ताकि जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, वो आपकी दुकान पे आकर कपड़े ले सके। तो इस तरह से भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अगला कारण है हमारा धन की आपूर्ति। तो धन की आपूर्ति के समय क्या होता है, अगर केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीतियों में मजबूत ब्याज दर लगाने का फैसला करती है, तो लोग अपना पैसा खर्च करने के बजाय उसे बचाना चाहेंगे। इससे देश में नकदी का प्रचलन कम हो जाता है। दूसरे परिदृश्य में, जब हम मुद्रा आपूर्ति आर्थिक उत्पादन के समान दर में नहीं बढ़ती है, तो अपस्फीति महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच सकती है। तो ये होता है धन की आपूर्ति के कारण।
इसमें आपने समझा कि धन की आपूर्ति क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए आपका जो पैसा है वो किसी एक बैंक में आपने जमा किया और उस पे बैंक ने बहुत अच्छा ब्याज देना शुरू कर दिया, तो आप क्या करेंगे कि अपना पैसा ज़्यादा है वो उसी बैंक में जो है वो डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि आपको उस बैंक से अच्छा ब्याज मिल रहा है। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे कि जो आपको सामान लेना है वो आप सामान नहीं खरीद पाएंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि अभी कुछ टाइम बाद समर सीज़न आएगा, तो समर सीज़न में लोग कूलर खरीदते हैं, पर अगर आपका पैसा बैंक में जमा है और आप सोच रहे हैं कि हमारे बैंक में हमें अच्छा ब्याज मिल रहा है, तो कूलर आप नहीं लेंगे। और इस तरह से क्या होगा कि अपस्फीति का कारण बन सकता है। जैसे कि कूलर का उत्पादन तो हो रहा है, कूलर कंपनियों के द्वारा बनाया तो जा रहा है, पर लोगों के द्वारा उन्हें कूलर को खरीदा नहीं जा रहा है। तो ये केस क्या कहलाता है, ये हमारा अपस्फीति कहलाता है। मतलब उत्पादन जो है वो हो रहा है पर लोग उसे नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि लोग अपना पैसा जो है वो खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे देश में नकदी का प्रचलन कम हो रहा है, जैसे आप इस लाइन में देख सकते हैं कि ऐसे देश में नकदी का प्रचलन कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास तो पैसा है ही नहीं। आप तो अपना पैसा बैंक में जमा किया हुआ है, क्योंकि उसमें आपको बहुत मजबूत ब्याज दर लग रहा है, मतलब कि अच्छा ब्याज दर लग रहा है। तो इस केस में आप अपना पैसा खर्च करने की बजाय बैंक में जमा करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। तो ये केस होता है, मतलब ये स्थिति आती है धन की आपूर्ति के समय। अब अगला है जो है हमारा टॉपिक, वो है बाजार में भयंकर प्रतिस्पर्धा। तो ये क्या कहता है, अपस्फीति तब होती है जब बाजार में प्रतिस्पर्धाओं के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा होती है। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, जैसे कि बाजार में आक्रामक प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें आमतौर पर इन्हें बाजार में जगह जगह बनाने के लिए अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी कीमतों में कटौती करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप सामान कुछ खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, वहाँ आपको वही सामान जो है वो 100 रुपये मिल रही है, और उसी के बगल वाले दुकान में वो सामान आपको 80 रुपये में मिल रही है। तो आप कहाँ से खरीदेंगे, तो उस 80 वाले के पास जाएंगे आप, जो उस सामान को 80 रुपये में दे रहे हैं। तो ये स्थिति होती है जब बाजार में भयंकर प्रतिस्पर्धा आ जाती है। तो अपस्फीति तब होती है जब बाजार में प्रतिस्पर्धाओं के बीच में भयंकर प्रतिस्पर्धा होती है। तो इसमें बाजार में आक्रामक प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिलती है। इससे आमतौर पर इन्हें बाजार में जगह जगह बनाने के लिए अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है कि वो सामान आपको खरीदना है तो हमारे दुकान पे आइए, हम वही सामान आपको कम पैसों में दे देंगे। तो यही होता है बाजार में भयंकर प्रतिस्पर्धा। अब देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन से एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा, मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाना जाता है। तो ये अपनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, हॉकिस। तो आप इसे समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए हॉकिश नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो हॉकिश दृष्टिकोण अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डब्ल्यूपीआई का पूरा नाम क्या है। तो डब्ल्यूपीआई का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा, जैसे आप नीचे देख सकते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई का पूरा नाम होता है। डब्ल्यूपीआई का नाम होता है होलसेल या थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत में बदलाव को मापता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि डब्ल्यूपीआई का पूरा नाम होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, यदि अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही है तो देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा, तो वो करेगा दरें बढ़ाकर पैसों की लागत बढ़ाएगा। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो दरें बढ़ाकर पैसों की लागत को बढ़ाएगा ताकि मुद्रास्फीति कम हो सके। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। कीमतों में इस वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो आपने देखा कि यदि अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही है तो देश का केंद्रीय बैंक जो है वो दरें बढ़ाकर पैसों की लागत को बढ़ाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पद एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जिसमें एक अर्थव्यवस्था एक ही समय में मुद्रास्फीति और वास्तविक उत्पादन में गिरावट दोनों का सामना करती है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्थिति जनित मंदी, मतलब जिसे हम इंग्लिश में स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। तो इस कंडीशन को आप याद रखेंगे, जब अर्थव्यवस्था में एक ही समय में मुद्रास्फीति और वास्तविक उत्पादन में गिरावट मतलब कि डिफ्लेशन अपस्फीति दोनों का सामना करती है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, उस स्थिति को स्फीति जनित मंदी कहते हैं, मतलब स्टैगफ्लेशन के नाम से भी इसे हम जाना जाता है। जैसे कि जब कोई अर्थव्यवस्था एक ही समय पर मुद्रास्फीति और वास्तविक उत्पादन में गिरावट या फिर डिफ्लेशन का सामना करती है तो उसे स्टैगफ्लेशन या फिर स्फीति जनित मंदी कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन एक स्थिर आर्थिक उत्पादन तथा उच्च मूल्य मुद्रास्फीति द्वारा चिन्हित एक आर्थिक स्थिति को संदर्भित करता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, कि उसमें ना मुद्रास्फीति हो रही होती है न अपस्फीति हो रही है, मतलब ना ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ना ही डिफ्लेशन कम हो रहा है, तो ये दोनों एक जैसा ही रहता है। जो नीचे है, स्टैगफ्लेशन शब्द 1965 में इयान मैक्लियोड जो कि यूके के रहने वाले थे उन्होंने ये दिया था।
जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन को इस तरह से दर्शाया गया है कि जीडीपी कम है, बेरोजगारी ज़्यादा है, मांग कम है, मुद्रास्फीति ज़्यादा है, तो इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे भारत सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आधार वर्ष माना जाता है 2011-12 को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए जो है आधार वर्ष माना जाता है 2011-12 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यकन FIT ढांचे के कार्यान्वयन हेतु एक संविधिक आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो ये किसमें किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक RBI 1934 में इसे किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2016 में किए गए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन भारत सरकार के अनुसार किया था। अगला क्वेश्चन आता है, यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम होगा। तो कैसा परिणाम होगा? अपस्फीति का परिणाम होगा, मतलब कि डिफ्लेशन का परिणाम होगा। तो आप इस चीज़ को याद रखें, यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम होगा कैसा? अपस्फीति का परिणाम होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति के संबंध में सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी, यह एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी होना। तो यही मुद्रा अपस्फीति मतलब कि डिफ्लेशन का कारण बनती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि एक विशिष्ट अवधि में एक किसी टाइम पीरियड में मुद्रास्फीति की दर कम हो रही होती है तो उसी केस को कहा जाता है डिफ्लेशन। अगला क्वेश्चन आता है, एक मंदी के दौरान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वहाँ क्षमता से कम उत्पादन होता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, एक मंदी के दौरान क्या होता है? वहाँ क्षमता से कम उपयोग हो रहा होता है। अगला है, एक ऐसी अवधि जब अर्थव्यवस्था की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और उसी के साथ अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में कमी आती है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति जनित मंदी कहलाती है, मतलब स्टैगफ्लेशन कहलाता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, मुद्रास्फीति जनित मंदी कहलाती है। इस केस में स्टैगफ्लेशन जैसी चीज़ें जो है वो काम कर रही होती हैं, जैसे कि साथ ही एक अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो रही है और उसी के साथ अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में कमी आ रही है तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी और इंग्लिश में स्टैगफ्लेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बढ़ती मुद्रास्फीति की दर, गिरते उत्पादन और बढ़ती बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है, जिसे हम स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि बढ़ती मुद्रास्फीति की दर, गिरते उत्पादन और बढ़ती बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो ये मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अगला है, मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में होती है तो क्या होती है? वृद्धि होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किससे लाभ होता है? तो किससे लाभ होता है? ऋणी व्यक्ति को सबसे अधिक लाभ होता है। जो पैसे लेता है किसी से उसे ज़्यादा लाभ होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आपने अगर इस समय 2025 में किसी से कुछ पैसे उधार मांगे और आप उसे 10 साल बाद दे रहे हैं तो क्या वो पैसों की कीमत उतनी ही रहेगी? तो आपका जवाब है नहीं, उस समय उस पैसों की कीमत में बहुत कमी आ जाएगी। लेकिन वो पैसे आपको उतने ही देने हैं, ऋणदाता को उतने ही पैसे मिलेंगे जिसने कि उसे आपको दिया था। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपये उससे उधार लिए तो 10 साल बाद आप उसे 10,000 ही देंगे तो पैसे तो उतने ही रहेंगे और उसकी कीमत जो है वो घट जाएगी। तो इससे ऋणदाता को जो उधार देगा आपको उसको नुकसान हो जाएगा पर आपको लाभ हो जाएगा, क्योंकि आपने तो उतने ही पैसे उसको वापस कर दिए पर उस पैसों की कीमत जिससे आपने उधार लिया था उसके लिए वो कम हो गई। जैसे मान लीजिए आपने आज 10,000 में बहुत सामान खरीद लिया पर जब आप 10 साल बाद 10,000 में कुछ सामान लेने जाएंगे तो बहुत कम सामान ले पाएंगे। तो इससे ऋणदाता को हमेशा हानि होती है और जो ऋणी व्यक्ति होता है जिसने वो पैसे उधार लिए हैं उसे लाभ हो जाता है। तो यही होती है मुद्रास्फीति की, सबसे अधिक लाभ होता है ऋणी व्यक्ति को जो कि पैसे उधार लेता है। अगला है, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा की कीमत में गिरावट आना। तो अति मुद्रास्फीति का परिणाम क्या होता है कि मुद्रा की कीमत में गिरावट आ जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध में प्रतिलोम दर्शाता है? तो ये कौन सा वक्र दर्शाता है? फिलिप्स कर्व। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि ऐसा कौन सा वक्र है जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध में प्रतिलोमता दिखाता है? तो ये फिलिप्स वक्र दिखाता है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य संबंध में फिलिप्स वक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। 1958 में न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री SWH फिलिप्स ने इस वक्र के माध्यम से दर्शाया कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य प्रतिलोम संबंध होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मुद्रास्फीति जनित मंदी किसकी अवधि है? तो ये किसकी अवधि है?
लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी, तो ये मुद्रास्फीति जनित मंदी की अवधि होती है, लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नाम मात्र पैसे की आपूर्ति के विकास दर में हुई वृद्धि का परिणाम होता है, तो क्या परिणाम होता है? मुद्रास्फीति की कम दर। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि नाम मात्र पैसे की आपूर्ति के विकास दर में हुई वृद्धि का परिणाम होता है मुद्रास्फीति की कम दर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम कैसा होगा? तो मुद्रास्फीति होगा। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम होता है मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन आता है, मुद्रास्फीति जनित मंदी उस समय मौजूदा होती है जबकि ऑप्शन नंबर बी मूल्य सूचकांक में वृद्धि लेकिन उत्पादक में कमी आ जाती है। तो उस समय मुद्रास्फीति जनित मंदी उस समय मौजूद होती है जब मूल्य सूचकांक में वृद्धि और लेकिन उत्पादन में कमी आ जाती है, तब ये मुद्रास्फीति जनित मंदी आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैसे की आपूर्ति की दर में 1% प्रति वर्ष की वृद्धि से लंबे समय में महंगाई दर में कितनी वृद्धि होगी? तो ये कितनी वृद्धि होगी? 1% होगी। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पैसे की आपूर्ति की दर में 1% जो है प्रति वर्ष की वृद्धि से महंगाई में 1% की वृद्धि देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो ये किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, उच्च महंगाई, कम वृद्धि और उच्च बेरोजगारी, इस तरह से इसे परिभाषित किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो उच्च महंगाई, कम वृद्धि और उच्च बेरोजगारी। जैसे स्टैगफ्लेशन अथवा मुद्रा जनित स्फीति अर्थव्यवस्था की वो अवस्था है जिसमें आर्थिक तरक्की के रफ्तार घट जाती है और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई की भी उच्च स्तर पर होती है। तो इस तरह से स्टैगफ्लेशन काम करता है। आइए ये देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें पहला है कि जीडीपी जो है वो अस्फीति कारक जीडीपी डिफ्लेटर किसके बराबर होता है? तो इसमें आपसे ये जो है फॉर्मूला पूछा गया है कि जीडीपी अपस्फीति कारक जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सांकेतिक जीडीपी जो है उसको डिवाइड किया जाता है वास्तविक जीडीपी से और गुणे में 100 किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी जिसे हम सांकेतिक जीडीपी कहते हैं उसको रियल जीडीपी से डिवाइड किया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। तो यही जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बनता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है कि जो नॉमिनल जीडीपी है सांकेतिक जीडीपी उसको डिवाइड करते हैं रियल जीडीपी से वास्तविक जीडीपी से और मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, तो वो होती है जीडीपी डिफ्लेटर। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? जीडीपी अपस्फीति कारक कहा जाता है, मतलब कि जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि नॉमिनल और वास्तविक जीडीपी के बीच में जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं और इसी को निकालने का जो फॉर्मूला है वो ऑप्शन नंबर बी में इसमें दिया गया था। तो आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक की वीडियो देख ली है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।